हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मूवी। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम 10वीं बोर्ड के लिए विषय इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो यह पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगा। और फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज करके पूरे तथ्य को अलग अलग और अच्छा तरह से मैं समझाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। और अब तक आपने भौतिकी विषय का या फिर गणित का नहीं देखा होगा वीडियो, तो आप देख लेंगे, जिससे आपको आने वाली एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 इतिहास अर्थात हिस्ट्री 10वीं बोर्ड के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये जो टर्म आया है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या राष्ट्रवाद की परिभाषा दें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या राष्ट्रवाद आधुनिक युग की एक राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉइंट वाइज कर करके सब चीज़ देखते चलेंगे। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, आखिर कौन कौन से वैसे प्रमुख तत्व थे जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हो सके। तो 1 नंबर पॉइंट है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि पुनर्जागरण क्या है। तो फ्रेंड्स, 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुई, आंदोलन हुए तथा युद्ध हुए, उन सब को पुनर्जागरण के सेंस में देखा जाता है। तो पुनर्जागरण समझ गए, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न परिस्थितियां हुआ जिससे कि राष्ट्रवाद का जन्म होता है। दूसरा देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में पुनर्जागरण काल के होने के बाद। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको तो मालूम ही होगा, नेपोलियन। तो वो नेपोलियन का जो फ्रांसीसी क्रांति था, एक आदर्श के रूप में पूरे यूरोप में एक प्रचलन बन गया। वे लोग आदर्श के रूप में उसे देखते थे। तो इस तरह भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तीसरा, नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे अभी मैंने चर्चा किया, तो जो नेपोलियन का सैन्य अभियान था और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह वर्तमान उस समय में, तत्कालीन समय में सामाजिक रूप से वह स्वीकार था, लोग अच्छा समझते थे, इसलिए वे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हुए। चौथा, मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग को छोड़ करके या नीचे तबके का लोग थे, उन लोगों में एक उदारवादी सोच पैदा होता है, जिस कारण से राष्ट्रवाद की भावना, अर्थात वो एक अलग राष्ट्र जैसा महसूस करते हैं जहाँ पर सुख शांति से रह सकें और किसी के द्वारा उन पर अनावश्यक कोई नियम न थोपे जाएं और कोई उनको परेशान ना करे। 5वें नंबर पर तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। उस समय का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश था, इसके लिए एक आवश्यक माहौल तैयार किया कि उस समय में वहाँ राष्ट्रवाद आए, क्योंकि जो निरंकुश शासक लोग थे, प्रतिक्रियावादी शासक लोग थे, उससे लोग परेशान थे, त्रस्त थे। और देखिए 6 नंबर पर है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख जो था फ्रेंड्स, यह कहाँ के था, तो आपको मालूम है कि ऑस्ट्रिया के था। और उसने क्या किया था कि अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण, मतलब एक शोषणपूर्ण नीति के कारण, निरंकुश सत्ता के कारण सारे लोगों को यूरोप में परेशान करके रखा था। चाहे वो जर्मनी का बाद में जो क्षेत्र बना, इटली का बना, तो और भी इस तरह से जो भी थे, वहाँ उसकी वजह से परेशानियाँ थी। तो उन सब में एक ऐसे
शक्ति का उदय चाहते थे, जो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो करके और अपने हिसाब से हम नियम चला सके। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय चेतना का परिणाम क्या हुआ। यह तो अब तक आप बता रहे थे हम कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पूरे एक खाका की तरह बता रहे हैं, एक डायग्राम के शेप में करके, तो इसको आप समझेंगे। यहाँ पर देखना है कि राष्ट्रवादी चेतना के परिणाम कौन कौन से हुए। तो पहला परिणाम देखते हैं कि क्रांति आया। कब? 3 फेज में करके देखेंगे। क्रांति देखेंगे, कारण क्या हुआ और इसके परिणाम क्या हुआ। तो 1830 ईस्वी की जो जुलाई क्रांति होती है, 1830 का जो जुलाई क्रांति होती है, इसके कारण क्या हुए, सबसे पहले हमें यह जानना है। तो इसका कारण हुआ कि जो मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी जो नीति था, यही उसका कारण बना। अगर ऐसा प्रतिक्रियावादी नीति नहीं रहता तो शायद नहीं हो पाता। चार्ल्स दशम एवं पोलिग्ने का निरंकुश शासन, ये जो चार्ल्स दशम थे, पोलिग्ने थे, दोनों का जो शासन था वह निरंकुश रहा, अर्थात जनता के भलाई के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें शोषण किया जाता था। उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध किया गया, क्योंकि जो सामान्य और मध्यम वर्ग से जो उत्पन्न हुए उदारवादी लोग, तो वे लोग क्या किए कि अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। अभिजात वर्ग क्या हुआ? तो अभिजात वर्ग एक ग्रीक शब्द से आया है, जो कि मतलब कहिए कि एक रईस के रूप में जाने जाते थे। अपनी नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को संभ्रांत मानते थे, सक्षम मानते थे, और वही राज्य करते थे आम जनता पर। तो इस व्यवस्था का विरोध उदारवादियों ने किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स 10 जो था इंग्लैंड पलायन कर गया। मतलब जब लुई फिलिप जो था 1830 की क्रांति के बाद जब शासक बना, तो वहाँ का चार्ल्स 10 जो पहले राजा हुआ करता था वह इंग्लैंड चला गया। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। जाहिर सी बात है कि निरंकुश सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद संवैधानिक रूप से राजतंत्र की स्थापना हो गया। मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती देने लगे लोग। ठीक है, जो मेटरनिख था तो वो व्यवस्था तो एक तरह से निरंकुश था, हम लोग पहले भी देखे। तो उसकी क्या हुआ? तो उसकी व्यवस्था जो भी था, जो नियम कानून बना रखा था, उसका क्या होने लगा? तो उसका होने लगा विरोध। ठीक है, अब आगे राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती दिया जाने लगा। राजशाही तो समझ गए कि राजशाही जो भी राजा लोग थे वो आम जन पर सिर्फ शासन करना चाहते थे, कि जो मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया के चांसलर, प्रतिक्रियावादी जो था, उसके अगेंस्ट में लोग थे। और यहाँ तक कि जो चर्च अर्थात धार्मिक जो संस्था था, उसके भी जो पोप लोग होते थे, वह चाहते थे कि वहाँ की सत्ता धार्मिक आधार पर चले, तो यह भी गलत था। तो उनको भी चुनौती दिया गया। चाहे दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं कि 1848 की क्रांति। तो 1848 की क्रांति में क्या होता है, यह बात हमें समझना है, इसको भी पॉइंट वाइज करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति रही। जो चार्ल्स 10 थे, उसके बाद जो फिलिप बना, लेकिन बनने के बाद ये सशक्त नज़र नहीं आते हैं, वह कमज़ोर, और जो लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी जो नीति रही, यह भी एक कारण बना। और असफल वैदेशिक नीति रहा, जो इनका विदेश नीति रहा वो असफल रहा, सक्षम नहीं हो पाए अच्छे ढंग से शासन चलाने में। इनके समय में भूखमरी एवं बेरोजगारी भी बेतहाशा वृद्धि होती है। जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तो 1848 की क्रांति हुई, इसके परिणाम का हो गए तो पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना होगा। पहले का जो भी व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया जाता है और नए गणतंत्र की स्थापना कर दिया जाती है। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बन जाता है। फ्रांस एक देश है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे है। नेपोलियन तृतीय उस समय का राजा था। तो ये सभी आपको एक्स्ट्रा बातें जानना चाहिए। आगे क्या होता है, तो इटली एवं जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसके कारण? 1848 की क्रांति के कारण। अर्थात ये जो क्रांति हुई इसके परिणाम होते हैं कि जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे
कि इसमें और क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद का क्रम आता है। तो अब आइए इटली का, जो इटली है उसका एकीकरण के विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए इटली का एकीकरण। तो इटली का जो एकीकरण है वह किस कारण हुआ, इसमें बाधक तत्व कौन कौन से थे, एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहाँ कोई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा और बहुत सारी भी वहाँ जो थे विरोधाभास थे। इस कारण से वहाँ समस्या बनी हुई थी। इटली क्या है, तो इटली एक देश है। कहाँ का देश है, तो यूरोप महादेश में है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। और रोम किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे। ये सब भी आपको जानकारी रखना चाहिए। अब बाधक तत्व कौन कौन से थे, तो विषम भौगोलिक परिस्थिति वहाँ के था। जो भौगोलिक परिस्थिति थी, बटा हुआ विभिन्न क्षेत्रों में था, यह समस्या था। दूसरा क्या था, पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये नहीं चाहते थे कि इसका एकीकरण हो पाए, और पोप जो धार्मिक नेता लोग थे वह भी नहीं चाहते थे कि एकीकरण हो पाए, वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके, लोकतंत्र स्थापित हो सके, क्योंकि वह धार्मिक आधार पर ही चलाना चाहते थे। अब मुझे विश्वास है कि इतना तक अब बात समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। एकीकरण में सहायक तत्व क्या रहा, वहाँ जो एकीकरण हो पाया आपका इटली का, तो इसका सहायक तत्व क्या रहा, तो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ, जो कि एक विशेष क्षेत्र को लोग अपना मानने लगे, एक राष्ट्र मानने लगे, उसका अपना अंग मानने लगे, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो विचारधारा का प्रभाव रहा। दूसरा, फ्रांस की घटनाओं का भी प्रभाव हुआ। जो फ्रांस में आप देखते हैं कि जो क्रांति होती है, तो वहाँ पर वह भी था क्या, अभिजात वर्ग के खिलाफ ही था, और एक लोकतंत्र और राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो उसका भी प्रभाव था। नेपोलियन का सैन्य अभियान था, क्योंकि जो नेपोलियन लोग सोचा कि ऐसा कर सकते हैं तो बाकी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। जो मेटरनिख था, कहाँ था, ऑस्ट्रिया का था चांसलर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, और ये प्रतिक्रियावादी सोच का था। आम जनता को विशेष रियायत नहीं देना चाहता था, एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, और यह एक मतलब दमनकारी नीति की तरह शासन करना चाहता था। तो यह भी नागरिक आंदोलन का कारण बना। मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान। तो ये सब जो फ्रेंड्स थे, मेजिनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी इटली के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मेजिनी एक साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, और एक योग्य सेनापति भी थे। जहाँ तक ये काउंट काबूर का सवाल है, तो यह भी एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी थे, और वह इटली को एकीकरण करना चाहते थे। और जो गैरीवाल्डी थे, वह एक सशक्त क्रांति के द्वारा इटली को रियासत में एकीकरण करने की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। और गैरीवाल्डी पेशे से जो थे, एक नाविक थे। ठीक है, पेशे से क्या थे, एक नाविक थे। तो इन सबों का बहुत बड़ा योगदान रहा एकीकरण में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कुछ, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए उनके कामों को कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका ये जो मेजनी का योगदान है, यंग इटली की स्थापना करते हैं। कब, 1831 में। प्रश्न आता है कि मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की, तो 1831 में। या फिर यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। ऑब्जेक्टिव भी आता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। यह भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया। अब 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1800 क्रांति के बाद फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक एलवर्ड की पराजय के बाद पुनः पलायन कर जाते हैं। एक बार फिर से ये पलायन कर जाते हैं। कौन, तो आपका मेजिनी।
अब आगे चलते हैं, काउंट काबूर के विषय में हम लोग जानते हैं। यह कौन थे, इन्होंने क्या किया, इनका क्या योगदान रहा। तो यह देखिए फ्रेंड्स कि जो काउंट काबूर थे विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री थे। जो वहाँ का राजा बना विक्टर इमैनुअल, तो उसके उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया विक्टर इमैनुअल को। 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की कूटनीतिक रूप से सहयोग किए। अब देखिए क्या हुआ कि फ्रांस जो था वह क्रीमिया के युद्ध जब लड़ रहा था तो एक तरफा काउंट काबूर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इटली की तरफ से ये घोषणा कर दिए कि हम किसके साथ हैं, तो हम फ्रांस के साथ हैं। तो इससे क्या हुआ कि कूटनीतिक लाभ हुआ। बाद में फ्रांस इसका बहुत सहयोग किया वहाँ एकीकरण करने में या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने में और एक राष्ट्र बनाने में। आगे देखते हैं, नीस और सेवाएं को नेपोलियन III को देने का वादा किया। क्योंकि उस समय काउंट काबूर जानता था कि हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, तो जो फ्रांस के उस समय नेता थे नेपोलियन III जो सम्राट थे, उनको इन्होंने वादा किया कि हम नीस और सेवाए का जो कुछ प्रदेश है, जो कि इटली के प्रदेश था, हम कुछ दे देंगे आपको, और आप क्या कीजिए कि जब हमारी लड़ाई ऑस्ट्रिया से हो गया उस पर हम हमला करेंगे तो आप या तो तटस्थ रहेंगे या ज़रूरत पड़ने पर आप हमें साथ देंगे। तो ये भरोसा उसको मिल जाता है, फायदा हुआ फ्रांस को भी। अब आगे चलिए, 1859 से 60 में लोवार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में ही रहा। अब 1859-60 में लोवार्डी पर अधिकार कर लिया और वेनेशिया पर भी अब बढ़ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि फ्रांस ने कहा कि नहीं, वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को ही दे दिया जाए, आप लोवार्डी पर अधिकार रखिए। 1860-61 में परमा, मेडोना और टस्कनी पर अधिकार कर लिया गया। तो इस तरह से वहाँ राष्ट्रवाद और एकीकरण करने में काउंट काबूर का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं घटनाक्रम में, और इसमें हमको क्या जानना है, क्या कुछ इसके विषय में। अब जब इस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो किस तरह से हम वर्णन कर पाएंगे। आगे जो एक बड़े व्यक्तित्व हैं ये है फ्रेंड्स गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के विषय में आपको पहले भी बताया कि वे एक क्या थे, तो एक नाविक थे, ठीक है, पेशे से एक नाविक थे। यहाँ पर भी है, पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक थे। जो मेजनी थे उसके विचार के ये समर्थक थे, लेकिन आगे चलकर काबूर के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर हो गए। देखिए पहले ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र के पक्षधर थे और मेजनी के समर्थक थे, लेकिन बाद में जो काउंट काबूर था उसके प्रभाव में आकर के वो क्या हुए, तो संवैधानिक रूप से राजतंत्र के पक्षधर बन गए। अब आगे देखते हैं, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया, उसके बाद जो विक्टर इमैनुअल वहाँ का शासक था उसके प्रतिनिधि के रूप में यह भी शासक बने। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूर से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग कर दिया। ये चाहते थे कि हम जो रोम है वो पोप के अधीन में है, जिसका फ्रांस सहयोग करता है, तो वहाँ आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लें, लेकिन काउंट काबूर ने इसका विरोध किया, जिस कारण ये भावना इन्होंने त्याग दिया। अब इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। जब ये जीत पाए सिसिली और नेपल्स को, तो विक्टर इमैनुअल जो था वहाँ का शासक, तो ये बोला कि आप दक्षिण क्षेत्र का शासक बन जाइए, लेकिन यह क्या किए कि ये प्रस्ताव को खारिज कर दिए और अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके किसान का जीवन व्यतीत किया। देखिए कितना बड़ा योगदान देश के लिए इन्होंने किया। और यही फिर आगे जाकर के आप देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है तो उसमें लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखते हैं और इनके जो द्वारा किया गया त्याग है राष्ट्र के लिए वे खूब प्रचारित करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब एकीकरण के अंतिम चरण में क्या होता है, यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एकीकरण हुआ, कि इनका योगदान था, राष्ट्रवाद की भावना क्या था, लेकिन एकीकरण का अंतिम चरण में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो आपका एक मिनट, एकीकरण का अंतिम चरण में क्या होता है, तो 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर इमैनुअल ने स्वयं अधिकार कर लिया। चूँकि विक्टर
जो इमैनुअल था उससे भी पहले वो खुद चाहते थे, काउंट काबूर, कि हम पूरे एकीकरण कर लें हर जगह इटली को, लेकिन उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। तब वेनेशिया पर और रोम पर विक्टर इमैनुअल ने स्वयं खुद ही अधिकार किया। 1870-71 के फ्रांस और प्रसा युद्ध के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी राजमहल तक ही सिमट कर रह गया और संपूर्ण इटली पर अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो आप जानते हैं कि जर्मनी वर्तमान समय में एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इस जो उस समय का जर्मनी था वह कुछ इस प्रकार का जर्मनी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी की राजधानी हम आप तो जानते ही होंगे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी जो बर्लिन है यह आपका जैसे आपको इटली के विषय में बताए उसी तरह यह है। तो ये सभी हमें ध्यान रखना चाहिए। जर्मनी में एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन सा था? तो भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाइयों में विभक्त था। जैसे हम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा देश भारत भी 562 रियासतों में विभक्त था, लेकिन सरदार पटेल के अथक परिश्रम के कारण हमारा देश एक हो पाया और फिर स्वतंत्र भी हो पाया। और दूसरा क्या था? तो उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल्य था। तो इस तरह से टकराव की स्थिति बनी रहती थी, ये सब बाधा हो रहे थे जर्मनी के एकीकरण में। और तीसरा, राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का भी अभाव था। अब तक जो राष्ट्रवाद की भावना उपजना चाहिए था उस तरह से कुछ यहाँ उपज नहीं पाया था। अब एकीकरण में देखिए वहाँ सहायक कौन कौन से तत्व थे जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें भी पॉइंट वाइज देख करके हम लोग अध्ययन कर लेंगे कि कौन कौन सा तत्व था। तो नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य संघ की स्थापना। ये जो नेपोलियन का सैन्य अभियान हुआ और राइन जो राज्य संघ का क्या होता है, स्थापना होता है, यह फ्रेंड्स ये बहुत मायने रखता है एकीकरण होने के लिए। ठीक है, किसका किसका एकीकरण? तो आपका जर्मनी का एकीकरण। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त योगदान दिए थे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त योगदान कौन दिए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ज़बरदस्त योगदान दिए थे। अब यहाँ पर देखते हैं फिर शिक्षक छात्र संगठन, ब्रूसन स्टैम्फर्ड, मेटरनी के दमनकारी नीति, कानूनी कालसवाद एवं व्यापारियों की संस्था जालवेरिन का योगदान था। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जालवेरिन क्या था, तो एक व्यापारियों का संघ था, आर्थिक संघ था। तो ये आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। विलियम एवं बिस्मार्क का आविर्भाव हुआ। ये जो दोनों व्यक्ति थे, बिस्मार्क और विलियम, ये नए नेता के रूप में वहाँ स्थापित होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जर्मनी बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से? तो जर्मन डायट में प्रसा के प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक थे। ठीक है, जर्मनी डायट में प्रसा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक थे। सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह एवं रक्त नीति को इन्होंने अपनाया था और 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया था। किसने? बिस्मार्क ने। वो इनका एक अलग तरह का जो व्यक्तित्व था, जिसे उदारवादी भी अपना समझते थे और जो प्रतिक्रियावादी थे वो भी अपना समझते थे। ये भी दिलचस्प बात है। आगे देखिए कि स्लेस्विंग पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना गया। जब वो आपका युद्ध होता है दोनों में, तो उसके बाद एक संधि हो जाती है, तो फ्रांस उस पर सहमति देता है कि जो स्लेस्विंग है उस पर जर्मनी का अधिकार होगा, जबकि जो होल्स्टीन है उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व रहेगा। अब होल्स्टीन की जर्मन आबादी भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। ये जो बिस्मार्क थे, इन्होंने कहा कि नहीं,
वहाँ पर जो है अपना व्यक्तित्व का प्रभाव दिखा करके जर्मन आबादी को भड़काए और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। 1866 के सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय, प्रशा से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और दक्षिण जर्मनी राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण हो जाता है। तब क्या होता है कि नेपोलियन तृतीय द्वारा 19 जून 1870 को प्रशा पर आक्रमण, लेकिन सेडान की युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजय हो जाता है। 1870 में प्रशा पर आक्रमण तो करता है, लेकिन सेडान के युद्ध में यह बुरी तरह पराजित होता है। और होता अब क्या है, तो 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। किसकी? जर्मनी की। 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और जर्मनी का फिर एकीकरण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी देख लेते हैं थोड़ा कि अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन फिर किस प्रकार चला। ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूरोप में, तो ये पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यूनान को देखिए, तो तुर्की प्रभाव के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का उदय इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 यूनान में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो जाता है। किसके संधि के तहत? तो एंड्रियापोल की संधि 1829 के तहत। यहाँ देखिए हंगरी में भी हुआ। हंगरी में क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसुथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन 1846 में को ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्र मंत्रि परिषद की मांग स्वीकार कर लिया। प्रतिनिधि सभा की राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन को मान्यता एवं हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता का महत्व दिया। हंगरी फ्रेंड्स एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट है। वहाँ भी राष्ट्रवाद पनपा और वह भी अंततः स्वतंत्र हुआ। यहाँ देखते हैं पोलैंड में, तो पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। बोहेमिया में क्या होता है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दमन कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कुल मिला करके देखते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद पनपा यूरोप में, यह न कि सिर्फ यूरोप में, न कि सिर्फ जर्मनी, इटली, पोलैंड, बोहेमिया, हंगरी, बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। और उसी का परिणाम था कि 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे अपना देश भी एक राष्ट्रवाद की भावना के तहत संघर्ष हुआ और अंततः 1947 को अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको आप बताइएगा। अगर कुछ समझ में आया, कुछ फ़ायदा हुआ तो इसके लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। और यूरोप में जो राष्ट्रवाद है यह 1-2 बार आप सुन लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे। और आप आज का मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। आपको क्वेश्चन बताना है कि जो ये मैं एक आपको क्या गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, आपको यही क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान। गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था, ये कमेंट करके आप आंसर देंगे। अब तक वीडियो में बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।